सिकंदर आजम, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, तारीख का वो शख्स है जो सिर्फ 32 साल की छोटी सी जिंदगी में ऐसे फतह और अजीम कारनामे कर गया जो आज तक दुनिया के लिए हैरत का बायस हैं। 356 बीसी में मैसिडोन के शहर पैला में पैदा होने वाला ये शुजा राजा बचपन से ही अजीम ख्वाब देखता था, दुनिया को फतह करना और इसे एक कानून और एक तहजीब के जैर लाना। एरिस्टोटल जैसे अजीम उस्ताद से तालीम हासिल करने के बाद उसने तलवार और दानाई दोनों में कमाल हासिल किया और बाप फिलिप II की मौत के बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में मैसिडोन का राजा बना। सिर्फ चंद सालों में उसने यूनानी शहरों को मुत्तहिद किया, पर्शियन सल्तनत को शिकस्त दी, इजिप्ट को फतह किया और हिंदुस्तान तक कदम रखा। उसके सफर में सिर्फ जंगों का नक्शा नहीं बदला बल्कि तहजीबों को मिलाया, इल्म, फन और तिजारत के नए दरवाजे खोल दिए। इस कहानी में हम सिकंदर आजम की जिंदगी, उसके जंगों, उसके अजीम ख्वाबों और उसकी वफा और वफादारी को एक दास्तान की शक्ल में देखते हैं जो न सिर्फ एक फतह की कहानी है बल्कि एक इंसान के जज्बे, दानिश और इंसाफ का भी मंजर पेश करती है। सिकंदर आजम 356 बीसी में मैसेडोनिया के शहर पैला में पैदा हुआ। उसके वालिद बादशाह फिलिप II और वालिदा मलिका ओलिम्पियस थीं, जो अपनी मजबूत शख्सियत और जज्बाती मिजाज की वजह से मशहूर थीं। बचपन से ही इस जवान लड़के में हुकूमत करने का जज्बा और कुदरती शुजात थी जो उसे अपने हम उम्रों से अलग बनाती थी। उसके वालिद ने फौज और सियासत की तालीम दी जबकि वालिदा ने इसे जज्बाती और रूहानी पहलू सिखाया। इस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी में तलवार और तसव्वुफ दोनों की रंगत समझ आती थी। अरिस्टोटल जैसा अजीम फलसफी उसका उस्ताद था जिसने सिर्फ जंग का हुनर ही नहीं बल्कि फलसफा, साइंस, जबान और इंसानियत की अहमियत भी समझाई। अलेक्जेंडर ने ग्रीक तहजीब और इल्म से मोहब्बत सीखी और दुनिया को समझने का नजरिया पैदा किया। वो सोचता था कि इंसानियत को एक निजाम में लाया जा सकता है। छोटी उम्र में ही उसने अपनी ताकत और हिम्मत का सबूत दिया जब उसने ब्यूसेफिलिस नाम के बागी घोड़े को राम किया जो किसी से काबू में नहीं आता था। फिलिप ने फख्र से कहा, मैसेडोनिया तेरी छोटी है, तुझे एक बड़ी सल्तनत चाहिए। इस वक्त से अलेक्जेंडर ने समझ लिया कि उसका मकाम सिर्फ मैसेडोनिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। वो फौजियों में बराबर बैठता, उनके साथ खाता पीता और उनके दुख दर्द में शरीक होता, इसलिए लोग उसे अपना हकीकी लीडर मानते थे। 20 साल की उम्र में उसके वालिद फिलिप II के कत्ल के बाद उसे ताज पहनाया गया, लेकिन उसके खिलाफ तुरंत बगावत उठ खड़ी हुई। ग्रीक शहरों ने सोचा ये जवान और नातजुर्बा है, वो आसानी से हार जाएगा, मगर अलेक्जेंडर ने फौरन कार्रवाई। उसने थेबीस के बगावत को कुचल दिया और बाकी शहरों को इतना डरा दिया कि सब ने मैसेडोनिया की हुकूमत मान ली। अब उसके पास सिर्फ एक मिशन था, अपने वालिद के अधूरे ख्वाब को पूरा करना, पर्शियन एम्पायर को शिकस्त देना और ग्रीक और मशरिकी तहजीब को एक साथ लाना। उसने अपने आसपास ऐसे जनरल जमा किए जो न सिर्फ वफादार बल्कि जंग में भी माहिर थे, जैसे परमेनियन, हेफेस्टियन और पर्डिकस। ये टीम उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अलेक्जेंडर ने अपनी जवानी के दिनों में ही स्ट्रैटेजी और लीडरशिप का वो हुनर दिखाया जो उसे आम बादशाहों से अलग करता था। वो खुद हर मुहिम में पहला कदम उठाता, सिपाहियों के साथ मार्च करता और जंग में आगे बढ़कर लड़ता। इस वजह से लोग उसे सिर्फ राजा नहीं बल्कि अपना साथी समझते थे। 334 बीसी में अलेक्जेंडर ने अपनी फौज के साथ एशिया माइनर की तरफ रुख किया ताकि पर्शियन एम्पायर पर हमला कर सके। उसके पास सिर्फ 35,000 सिपाही और 5,000 असवार थे, जबकि डेरियस III की सल्तनत में लाखों सिपाही मौजूद थे। फिर भी अलेक्जेंडर का जज्बा उन गिनतियों से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने हेलेस्पोंट यानी आज का दार्दनेल्स पर कदम रखा और एशिया की मिट्टी चूम कर कसम खाई, मैं या तो दुनिया फतेह करूंगा या यहाँ अपनी जान दे दूंगा। अलेक्जेंडर ने अपनी फौज के साथ ग्रेनिकस दरिया पर पहली जंग लड़ी, जहाँ पर्शियन सत्रप्स ने उसे रोकने की कोशिश की। जंग में अलेक्जेंडर खुद घोड़े पर सवार आगे बढ़कर लड़ता रहा और तलवार के वार से दुश्मनों के सफे चीर डाले। ग्रीक फौज ने शानदार फतेह हासिल की और एशिया माइनर के शहरों में उसका इस्तकबाल हुआ, जहां लोग पर्शियन हुकूमत से तंग आ चुके थे। उसने हर शहर में लोकल रिवायत की इज्जत की और हुकूमत उन लोगों को दी जो अवाम में मकबूल थे। इस वजह से लोग उसे आजादी देने वाला समझने लगे, न कि एक कहर नाने वाला फातेह। अलेक्जेंडर ने अपनी फौज के लिए रास्ते खोल दिए, समंदरी शहर ले लिए और सप्लाई लाइंस मजबूत की। 333 बीसी में उसका सामना डेरियस की फौज से इसूस में हुआ। जंग में एक पल ऐसा आया जब लगता था कि पर्शियन फौज ग्रीकों को घेर लेगी, मगर अलेक्जेंडर ने अपनी स्ट्रैटेजी से सीधा डेरियस की तरफ हमला कर दिया। डेरियस अपना रथ छोड़कर भाग गया और उसका खानदान अलेक्जेंडर के हाथ आ गया। अलेक्जेंडर ने डेरियस के खानदान को इज्जत और तहफ्फुज दिया, मलिका और शहजादियों के साथ इखलाक से पेश आया जो उसके शाही किरदार की निशानी थी। इसने सबको हैरान कर दिया कि एक फतेह भी इंसानियत दिखा सकता है। इस मुहिम के बाद अलेक्जेंडर ने आगे बढ़ने का फैसला किया और
फोनिशिया और इजिप्ट की तरफ रुख किया ताकि समुद्री कंट्रोल हासिल कर सके। उसने हर कदम पर पर्शियन एम्पायर की जड़ों को हिला दिया। अब वो सिर्फ एक जंगजू नहीं रहा, बल्कि दुनिया को नया नक्शा देने वाला लीडर बन चुका था, जो रास्ते खोल रहा था ताकि मशरिक और मगरिब मिल सकें। अलेक्जेंडर ने पर्शियन सल्तनत के समुद्री साहिल फतह करते हुए 332 बीसी में इजिप्ट का रुख किया, जहां लोग पर्शियन हुकूमत से निहायत तंग आ चुके थे और उसे निजात देहिंदा समझने लगे। बिना किसी बड़ी जंग के इजिप्ट उसके कब्जे में आया। इसे फराउन की तरह खुशामदीद कहा गया और देहाती लोगों ने उसे अपना असली हुक्मरान माना। उसने लोकल रिवायत का लिहाज रखते हुए नाइल के करीब एक नया शहर बसाया, जो बाद में अलेक्जेंड्रिया के नाम से मशहूर हुआ। ये शहर साइंस, तिजारत और कल्चर का मरकज बन गया। इस शहर की सूरत और नक्शा अलेक्जेंडर ने खुद तय किया। यहाँ से ग्रीक और इजिप्शियन सभ्यताओं का मिलाप शुरू हुआ। 331 बीसी में उसने वापस एशिया की तरफ कदम बढ़ाए और पर्शियन हुकूमत के मरकज की तरफ रवां हुआ। रास्ते में बेबीलोन और सूसा जैसे अजीम शहर उसके सामने सर झुका गए। उस वक्त डेरियस ने फिर से फौज जमा की, लेकिन इस दफा अलेक्जेंडर की स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन इतने मजबूत थे कि गौगामेला की जंग में पर्शियन सल्तनत का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। अलेक्जेंडर ने मैदान में डेरियस पर सीधा धावा किया, जिससे पर्शियन फौज टूटकर भाग गई और डेरियस खुद भी जंग के मैदान से फरार हो गया। अलेक्जेंडर की फतह के बाद बेबीलोन, सूसा और परसेपोलिस जैसे शहर उसके हाथ आ गए, लेकिन परसेपोलिस को उसने जश्न के दौरान जलाया, जो बाद में उसे अपनी सबसे बड़ी गलती लगा, क्योंकि इसने पर्शियन कल्चर को नुकसान पहुंचाया, जो उसके खुद के ख्वाब यानी मशरिक और मगरिब के इत्तेहाद के खिलाफ था। इस दौर में अलेक्जेंडर सिर्फ जंगजू नहीं रहा, बल्कि एक अजीम हुक्मरान और शहरसाज बन गया, जो रिवायत और इल्म दोनों का कदर करता था। वो हर शहर में इल्म, तिजारत और तहकीकात के मरकज कायम करता और अपने जनरल्स को हुकूमत चलाने का सिस्टम सिखाता। उसका नजरिया साफ था, तलवार से जीती हुई सल्तनत सिर्फ अक्ल और इंसाफ से ही चल सकती है। गौगामेला की जंग के बाद डेरियस III पर्शियन सल्तनत बचाने की कोशिश में भागता रहा, मगर उसके अपने सरदार बेसस ने उसे धोखा देकर कत्ल कर दिया ताकि खुद बादशाह बन सके। जब अलेक्जेंडर को ये खबर मिली तो उसने डेरियस की लाश को इज्जत से दफनाकर अपने दुश्मन को भी इज्जत दी और बेसस का ताकुब करके उसे गिरफ्तार करके सख्त सजा दी। इस कदम ने अलेक्जेंडर की शख्सियत को और भी अजीम कर दिया, क्योंकि उसने इंसानियत और वफादारी का सबूत दिया। 330 बीसी से उसने पर्शियन सल्तनत के दूर दराज मशरकी इलाकों का रुख किया, जहाँ सोग्डियाना और बैक्ट्रिया जैसे इलाके थे, जो जंगली और आजाद मिजाज कबीलों से भरे हुए थे। यहाँ जंग लगातार और थका देने वाली थी, क्योंकि ये कबीले खुली जंग में नहीं बल्कि घटीला हमले करते और वापस पहाड़ों में छुप जाते। अलेक्जेंडर ने इस मुश्किल जंग में सिर्फ तलवार नहीं बल्कि सियासत भी इस्तेमाल की। उसने लोकल सरदारों से रिश्ते बनाए, शादियां की और लोकल रिवायत समझने पर जोर दिया। इसी दौरान उसने अपनी वफादार फौज में डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए सख्त कदम उठाए। कुछ जनरल्स पर बेवफाई का इल्जाम लगा तो उन्हें सजा दी और अपने दोस्त क्लिटस को भी नशा की हालत में बहस के दौरान गुस्से में मार डाला। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बना। बाद में उसने खुद को कोस कर रोया, क्योंकि क्लिटस उसका पुराना दोस्त और जंग का हीरो था। अलेक्जेंडर का ख्वाब था कि ग्रीक और मशरिकी तहजीब को मिलाकर एक नया निजाम बनाया जाए, इसलिए उसने अपने सिपाहियों और लोकल औरतों के दरमियान शादियों को फरोग दिया और खुद भी बैक्ट्रिया की शहजादी रॉक्समा से निकाह किया। ये इस बात की निशानी थी कि वो सिर्फ फतह करना नहीं बल्कि जोड़ और इत्तेहाद पैदा करना चाहता था। 328 बीसी तक उसने सेंट्रल एशिया के दूर दराज इलाकों को अपने काबू में कर लिया, लेकिन इस जंगजू मुहिम ने फौज को थका दिया और कुछ ग्रीक सिपाही उसकी मशरिकी रवायत और शादियों के फैसलों से नाराज हो गए। फिर भी अलेक्जेंडर अपने मिशन से पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसका ख्याल था कि दुनिया को सिर्फ एक तलवार या एक जुबान नहीं बल्कि एक सोच और इंसाफ की जरूरत है, जो सबको जोड़ कर रख सके। मशरिकी इलाकों को फतह करने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी निगाह हिंदुस्तान पर डाली, जो उस वक्त छोटे छोटे राज्यों में तकसीम था। उसने 327 बीसी में हिंदू कुश के बर्फीली पहाड़ी रास्तों को पार किया, जहां सर्द हवाओं और तंग रास्तों ने फौज को सख्त आजमाया, मगर अलेक्जेंडर खुद सिपाहियों के साथ मार्च करता और उनका हौसला बढ़ाता। इस सफर में उसने रास्ते के कबीले शिकस्त दिए और कुछ के साथ मवाक़ात की ताकि सप्लाई और रास्ते खुले रहें। जब उसका सामना राजा पोरस से हुआ तो 326 बीसी में जेहलम के किनारे एक अजीम जंग हुई, जो जंग हाइडस्पेस के नाम से मशहूर हुई। पोरस का कद लंबाई में अजीम और फौज में हाथी थे, जो ग्रीक सिपाहियों के लिए नए और दहशतनाक थे, लेकिन अलेक्जेंडर ने रात के अंधेरे में दरिया पार करके पोरस को हैरान कर दिया और जंग में बेमिसाल स्ट्रेटेजी से उसे शिकस्त दी। पोरस ने शिकस्त के बावजूद शुजाअत दिखाई। अलेक्जेंडर के सामने कैद होने पर जब उससे पूछा गया कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए तो उसने कहा कि राजा की तरह। अलेक्जेंडर उसके जवाब से इतना मुतासर हुआ कि उसने पोरस को वापस उसका राज दिया
और उसे अपना दोस्त और साथी बना लिया। इस फैसले ने लोकल लोगों के दिल जीत लिए और हिंदुस्तान में अलेक्जेंडर का नाम इज्जत से लिया जाने लगा। मगर जंग के बाद बारिशों और दरियाओं के सिलसिले ने फौज की हिम्मत तोड़ दी। सिपाही थक चुके थे और घर लौटने के लिए बगावत के करीब पहुंच गए। अलेक्जेंडर ने उनके जज्बात को समझकर वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन वापस का रास्ता भी आसान नहीं था, क्योंकि उसने सिंध और मकरान के सूखे और खतरनाक रास्तों से गुजरना था। इस सफर में अलेक्जेंडर ने जंग और हुकूमत के साथ साथ इंसानी जज्बात और फौजियों के दर्द को भी समझा। उसे ये एहसास हुआ कि एक लीडर के लिए सिर्फ फतह नहीं बल्कि अपनी फौज की खैरियत भी जरूरी है। हिंदुस्तान की मुहिम ने उसे और भी अजीम लीडर बना दिया, जो दुश्मन की शुजाअत की कदर करता था और अपने साथियों के जज्बात का लिहाज भी रखता था। हिंदुस्तान से वापसी का फैसला करने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगियों के लिए, जो कि आसान रास्ता था, जबकि अलेक्जेंडर खुद अपनी मर्जी से सबसे सख्त और खतरनाक रास्ता इख्तियार करते हुए मकरान के सहरा से गुजरा, ताकि दरिया और जमीनी दोनों रूट्स को एक्सप्लोर किया जा सके। ये सफर 325 बीसी में उसकी जिंदगी का सबसे सख्त इम्तहान साबित हुआ। सहरा की तापिश, पानी की कमी और गिजा की सख्त कमी ने फौज को भूख और प्यास से तबाह कर दिया, मगर अलेक्जेंडर ने खुद सिपाहियों के साथ वही तकलीफ उठाई जो वो भुगत रहे। जब कुछ सिपाहियों ने पानी लेकर उसे पेश किया तो उसने इनकार कर दिया और कहा, मैं वही पीऊंगा जो सारी फौज को मिलेगा। इस कदम ने सिपाहियों के दिल जीत लिए। सफर में हजारों सिपाही प्यास और भूख से मर गए, लेकिन अलेक्जेंडर का हौसला नहीं टूटा और उसने फौज का हौसला बरकरार रखा। मकरान का सहरा पार करना दुनिया की तारीख में एक अजीम कारनामा समझा गया, जो सिर्फ एक अजीम इरादे वाला लीडर ही कर सकता था। 324 बीसी में जब अलेक्जेंडर वापस पर्शिया पहुंचा तो उसने सूसा में एक बड़ा जश्न मनाया। यहाँ ग्रीक और पर्शियन रिवायात को जोड़ने के लिए मास शादियां हुई। अलेक्जेंडर ने अपने जनरल्स और सिपाहियों को पर्शियन औरतों से निकाह करने पर जोर दिया और खुद भी पहले से की गई शादी के बावजूद एक और पर्शियन शहजादी से निकाह किया, ताकि मशरिक और मगरिब का मिलाप और मजबूत। मगर इस पॉलिसी से कुछ ग्रीक जनरल्स नाराज हुए, क्योंकि वो समझते थे कि अलेक्जेंडर ग्रीक तहजीब को पर्शियन तहजीब में घोल रहा है। इसी दौरान उसने फौज के अंदर डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए सख्त कदम उठाए और कुछ अफसर जो बगावत पर उकसाते थे उन्हें सजा दी। सूसा के जश्न के बाद अलेक्जेंडर ने अपने मशहूर दोस्त और जनरल हेफेस्टियन के साथ बाबुलोनिया की तरफ रुख किया, लेकिन रास्ते में हेफेस्टियन की अचानक मौत ने उसे गहरी उदासी में डाल दिया। अलेक्जेंडर ने अपने सबसे करीबी दोस्त के लिए शाही आजादी का ऐलान किया और दुनिया को दिखा दिया कि एक फातिह भी दिल रखता है जो अपने करीबियों के लिए रो सकता है। इस सफर और इस उदासी ने अलेक्जेंडर की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। अब वो सिर्फ दुनिया को फतह करने का ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि उसे समझ आ गया था कि मौत और जिंदगी हर शख्स को बराबर छू सकती है, चाहे वो दुनिया का सबसे अजीम राजा ही क्यों ना हो। सूसा के जश्न और हेफेस्टियन की मौत के बाद अलेक्जेंडर ने अपने गम के बावजूद उसने अपनी निगाह मुस्तकबिल पर रखी। 324 बीसी के आखिर में उसने बेबीलोनिया का रुख किया, जो उसकी नई दुनिया के मरकजी दारुल हुकूमत के तौर पर समझा जा रहा था। यहाँ पहुंचकर उसने नए अजीम प्रोजेक्ट्स का प्लान बनाया, नई कश्ती साजी, जंग के लिए समंदरी बहरास्तों का बुनियादी निजाम और मशरिक से मगरिब तक एक ऐसा सरकारी रास्ता जो तिजारत, साइंस और कल्चर के लिए एक पुल का काम करता। अलेक्जेंडर अब सिर्फ एक जंगजू नहीं रहा था, बल्कि एक दानिशमंद हुक्मरान बन चुका था। वो समझता था तलवार से जीता हुआ मुल्क सिर्फ इंसाफ और कानून से ही बरकरार रह सकता है। बेबीलोनिया में उसने रिवायात और तहजीबों को मिलाकर हुकूमत का नया निजाम बनाने की कोशिश की और लोकल लोगों को उनकी जुबान और रिवायत के साथ इज्जत दी। इस वक्त उसका प्लान अरेबिया और नॉर्थ अफ्रीका के समंदरी साहिलों तक जाने का भी था, जहाँ से वो पूरी दुनिया की तिजारत को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन इससे पहले उसने अपनी फौज और अफसरों के साथ वो सियासी मसाइल सुलझाना शुरू किए जो शादियों और पर्शियन तहजीब के मिलाप पर नाराज थे। अलेक्जेंडर ने उनकी शिकायतें दूर और जो घर लौटना चाहते थे उन्हें वापस ग्रीक शहर भेजने का वादा किया। बेबीलोनिया में उसने हेफेस्टियन की याद में अजीम यादगार बनवाई और अपने दोस्तों को बड़े इनाम दिए ताकि उनके दिल जीत सके। अब अलेक्जेंडर की पर्सनालिटी एक ऐसे हुक्मरान की हो गई थी जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिल और दानिश से भी हुकूमत कर सकता था। मगर उसके अंदर एक बेचैनी भी थी। वो दुनिया को मुकम्मल तौर पर फतेह करना चाहता था और एक हुकूमत के ज़ेर लाना चाहता था, लेकिन वक्त उसके साथ नहीं था। इसके बावजूद उसने अपनी नई मुहिमों की तैयारी शुरू की और बेबीलोनिया को एक बेमिसाल शहर बनाने का ख्वाब देखा जो इल्म, तिजारत और फौज का मरकज बन सकता था। बेबीलोनिया में अलेक्जेंडर ने अपनी नई मुहिमों की तैयारी में दिन रात मेहनत की, लेकिन 323 बीसी के शुरू में उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। पहले हल्का बुखार जो धीरे धीरे तेज बुखार में बदल गया। उसके आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे थे ये सिर्फ बीमारी है या किसी ने जहर दिया है, मगर इस बात का कोई यकीनी सबूत कभी नहीं मिला। अलेक्जेंडर की
सेहत तेजी से बिगड़ती गई, लेकिन उसने फौज के सामने हिम्मत दिखाई। जब वो चल नहीं सकता था तो उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जाता ताकि सिपाही उसे देख सके और हौसला न हारे। जब फौज ने समझा कि शायद उनका राजा बच नहीं सकता तो वो बार बार उसे देखने के लिए गुजरते और अलेक्जेंडर अपने हाथ उठाकर उनको खामोशी से सलाम करता। ये मंजर इतना पुरअसर था कि सिपाही रो पड़ते। अलेक्जेंडर की मौत के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी और जब उससे पूछा गया कि उसकी सल्तनत किसको दी जाए तो उसने कहा, सबसे ताकतवर आदमी को। ये इस बात का इशारा था कि उसने किसी एक वारिस का नाम नहीं लिया। और इसके बाद अलेक्जेंडर के जनरल्स के दरमियान लड़ाई और तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ। उसकी मौत की असली वजह पर हमेशा बहस होती रही। कुछ लोग कहते हैं ये बुखार या मलेरिया था, कुछ मानते हैं कि शराब और थकान ने उसके अंदरूनी आज़ा को खराब कर दिया और कुछ इसे जहर देने की साजिश मानते हैं, लेकिन सबूत कभी नहीं मिला। मौत से पहले अलेक्जेंडर ने अपने अजीम ख्वाब अपने जनरल्स के साथ शेयर किए, एक ऐसी दुनिया जो मशरिक और मगरिब को जोड़कर एक कानून और इंसाफ के ज़हर हो, जहां तहजीबें मिलकर एक नया निजाम पैदा करें। लेकिन वक्त ने उसे ये ख्वाब मुकम्मल देखने का मौका नहीं दिया। बेबीलोनिया में उसकी मौत पर पूरी फौज और अवाम गम में डूब गई। उसे अजीम शान से दफनाया गया, हालांकि बाद में उसकी लाश के साथ भी सियासत खेली गई और उसे इजिप्ट ले जाकर अलेक्जेंड्रिया में रखा गया, जहां वो हमेशा के लिए एक दास्तान बन गया। अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसके अजीम मकासद और एक मुत्तहिद सल्तनत का ख्वाब जल्दी बिखर गया, क्योंकि उसने कोई वाजिया वारिस नहीं छोड़ा था। उसका बेटा सिकंदर IV अभी पैदा भी नहीं हुआ था और उसका भाई और हाइडियस जहनी तौर पर कमजोर था। इस सूरत हाल में अलेक्जेंडर के अजीम जनरल्स, जिन्हें डियाडोची कहा जाता है, ने सल्तनत पर कब्जा करने के लिए आपस में जंग छेड़ दी। ये जंग 323 BC से शुरू हुई और अगले कई सालों तक चलती रही। सबसे पहले बेबीलोनिया में इख्तियार का फैसला हुआ, जहां पर्डिकस को अलेक्जेंडर का निगरान और रीजेंट बनाया गया ताकि वो अलेक्जेंडर के घराने के नाम पर हुकूमत चला सके। मगर बाकी जनरल्स टॉलेमी, सेल्यूकस, एंटिगनस और लाइसिमैकस अपने अपने इलाकों में ताकत हासिल करते गए। टॉलेमी ने इजिप्ट में अपना मरकज बनाया और अलेक्जेंडर की लाश तक ले गया ताकि इसे अपनी सियासी ताकत के लिए इस्तेमाल कर सके। सेल्यूकस ने मशरिक में अपनी सल्तनत खड़ी की, जबकि एंटिगनस ने एशिया माइनर में कब्जा जमा लिया और लाइसिमैकस ने थ्रेस और मैसेडोन में ताकत हासिल की। पर्डिकस ने इन तमाम को एक निजाम में रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी सख्ती और गलत कदम ने उसे अपने ही अफसरों के हाथों मौत तक पहुंचा दिया। इस तरह अलेक्जेंडर की सल्तनत 4 हिस्सों में प्रैक्टिकली तकसीम हो गई। हर जनरल अपने आप को अलेक्जेंडर का असली वारिस समझने लगा और उनमें जंगों का सिलसिला, जो डियाडोची वॉर्स कहलाता है, शुरू हुआ। ये जंग अलेक्जेंडर की एक मुत्तहिद सल्तनत का सपना तोड़ कर रख गई, लेकिन इन जंगों के बावजूद उन्होंने अलेक्जेंडर के नाम और उसकी लेगेसी को जिंदा रखा ताकि अपनी हुकूमत को वकार दे सकें। इस दौरान नए शहर बसाए गए, अलेक्जेंडर की बनाई हुई राहें और कानून बरकरार रखे गए और ग्रीक तहजीब पूरे मशरिक में फैल गई, जो बाद में हेलेनिस्टिक दौर के नाम से मशहूर हुई। अलेक्जेंडर के बाद की इस लड़ाई ने दुनिया को ये सबक दिया कि एक फातेह के बाद भी अगर एक मजबूत निजाम ना हो तो सब कुछ टूट सकता है। लेकिन अलेक्जेंडर का असर इतना गहरा था कि उसकी मौत के बाद भी उसका नाम हर हुक्मरान के लिए ताकत और शोहरत की मिसाल बना रहा। अलेक्जेंडर की मौत के बाद चाहे उसकी अजीम सल्तनत टूटकर उसके जनरल्स में तकसीम हो गई, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर कायम रहा। उसके फतेह करदा इलाकों में ग्रीक जुबान, फन, साइंस और रिवायत फैल गई, जो बाद में हेलेनिस्टिक दौर के नाम से मशहूर हुई। इस दौर में मशरिक और मगरिब की तहजीबें मिलकर नए इल्म और सोचने का निजाम पैदा करती रहीं। अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक जैसे शहर इल्म, तिजारत और कल्चर के मरकज बन गए। एरिस्टोटल की तालीमात, ग्रीक फन और रोशनियों का सिलसिला पूरी दुनिया में फैलता चला गया। अलेक्जेंडर की शख्सियत सिर्फ एक जंगजू की नहीं थी, बल्कि वो एक दार्शनिक हुक्मरान भी था, जो चाहता था कि एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और तहजीब से चलती हो। उसने अपनी फौज में मकामी लोगों को जगहगी, पर्शियन और ग्रीक रिवायतों को मिलाया और नए शहर बसाए जो इल्म और तिजारत के मरकज बन गए। उसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने चाहे उसकी सल्तनत के टुकड़े कर दिए, लेकिन उसके ख्वाब को पूरी तरह मिटा नहीं सके। उसकी सोच और उसका नाम हर किसी ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। अलेक्जेंडर के सफर ने साबित किया कि एक इंसान की हिम्मत, अज़्म और दूर अंदेशी किस तरह तारीख का रुख बदल सकती है। चाहे जिंदगी छोटी ही क्यों न हो, सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरी दुनिया के बड़े हिस्सों को फतेह कर लेना उसे दुनिया के सबसे अजीम फतेहों में शामिल कर देता है। और उसकी कहानी आज तक इस बात की मिसाल है कि ख्वाब देखना और उनके लिए लड़ना इंसान को अमर कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।